Hello बच्चों, let's read this question. The question says two blocks of equal mass m are connected by an unstressed spring and the system is kept at rest on frictionless horizontal surface. A constant force F is applied on the first block, pulling it away from the other as shown in figure. Initially system is at rest. If the extension of the spring is x naught at time t, then the displacement of the left block at this instant is option first ft square by 2m minus x naught, option b 1 by 2 ft square by 2m plus x naught, option c 1 by 2 2ft square by m minus x naught, option d 1 by 2 ft square by 2m minus x naught। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो दो ब्लॉक्स हैं सेम मास के, उनको एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है एंड जो राइट मास है इसके ऊपर एफ फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है। तो जो एक्सटेंशन जो है स्प्रिंग का वो एक्स नॉट है टी टाइम पर। तो हमें जो लेफ्ट ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है उस इंस्टेंट पर। बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा। एक तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी दो ब्लॉक्स को यदि स्प्रिंग से अटैच किया जाता है तो एक स्प्रिंग फोर्स काम करता है, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो होगी वो माइनस के एक्स के इक्वल होती है। ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स इसको यदि मैं शो करूं एफ एस से तो इसकी वैल्यू होती है माइनस के एक्स। एफ एस की वैल्यू क्या होती है माइनस के एक्स। के क्या है, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग एंड माइनस सिंबल जो है ये शो कर रहा है कि ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो रहा है स्प्रिंग के कारण। यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स अप्लाई होगा स्प्रिंग द्वारा, तो जिसकी अपोजिट डायरेक्शन को इस माइनस द्वारा शो किया जा रहा है। एक की कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाता है। सेकेंड हमारे पास होगा यदि दो ब्लॉक्स हैं तो उन दोनों ब्लॉक्स को स्प्रिंग से जोड़ने पर एक सेंटर ऑफ मास भी डिफाइन किया जा सकेगा, क्योंकि स्प्रिंग का कोई मास नहीं है तो दोनों मास के कारण एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो उस सेंटर ऑफ मास का भी डिस्प्लेसमेंट होगा जब इसको पूरे सिस्टम को खींचा जाएगा एफ फोर्स से। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन मोशन की वो हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एस जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटर ऑफ मास का होगा। इसको एस सी एम से शो कर देते हैं। ये वैल्यू हमारे पास होगी यू सी एम प्लस हाफ ए सी एम टी स्क्वेयर के इक्वल। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन मोशन की, जिसके अंदर एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के लिए हमने सी एम वर्ड का यूज किया है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड ए सी एम क्या है हमारे पास, एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो जाते हैं। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि दो ब्लॉक्स हैं, एम मास का एक ब्लॉक, ये मैं एम मास का एक ब्लॉक इसको स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है दूसरे ब्लॉक से जिसका मास भी क्या है एम, एंड इसको एफ फोर्स से खींचा जा रहा है। सो यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसको मैं बोल देता हूँ सी एम सेंटर ऑफ मास। एंड एक्सटेंशन जो राइट ब्लॉक है इसके कारण एक्सटेंशन मैं मान लेता हूँ कि एक्स टू आ रहा है हमारे पास, एंड जो लेफ्ट ब्लॉक है इसके कारण एक्सटेंशन हमारे पास आ रहा है एक्स वन। सेंटर ऑफ मास के राइट एंड लेफ्ट पोर्शन के अंदर जो हमारे पास एक्सटेंशन है स्प्रिंग का वो मैंने x1 एंड x2 अज्यूम कर लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो x1 प्लस x2 की वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी x नोट के, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कि स्प्रिंग का जो टोटल एक्सटेंशन है वो x नोट के इक्वल है। सो एक कंडीशन तो हमारे पास ये हो जाती है। जब इस पूरे सिस्टम के ऊपर एफ फोर्स लगाया जाता है तो सेकंड चीज हम देख लेते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना होगा। जो एफ नेट होता है, एफ नेट इसकी वैल्यू क्या होती है मास इनटू ए सी एम के इक्वल। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ जाएगा ए सी एम। एफ नेट की वैल्यू कितनी है, एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड एम एम टोटल मास कितना है हमारे पास, दोनों ब्लॉक्स का मास क्या है 2m। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना आ जाता है हमारे पास एफ बाई 2m। एक कंडीशन ये हमारे पास हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो x1 यानी कि लेफ्ट ब्लॉक के कारण एक्सटेंशन कितना होगा, ये बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। हमारे पास क्या है, लेफ्ट ब्लॉक है कुछ इस तरह से m,
एंड इससे स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है सेंटर ऑफ मास। तो इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, कौन सा? स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है kx। इसके ऊपर क्या काम कर रहा है? kx1 स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है। x1 इसका एक्सटेंशन है सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड का एक्सटेंशन, जो इससे लेफ्ट ब्लॉक से स्प्रिंग जुड़ी हुई है उसका एक्सटेंशन कितना है? x1। सो एक फोर्स काम कर रहा है kx1 एंड इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर इसकी जो वैल्यू होगी kx1 की, ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये इक्वल हो जाएगी m इंटू ए सी एम के। इस ब्लॉक के ऊपर तो एक फोर्स काम कर रहा है kx1 स्प्रिंग फोर्स, एंड इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स जो होगा उसके इक्वल हो जाएगी। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? m इंटू ए सी एम। तो kx1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? kx1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m इंटू ए सी एम, हमने अभी फाइंड आउट किया है, इसकी वैल्यू है f बाई 2m। तो m से m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी f बाई 2k। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? f बाई 2k। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि x1 एंड x2 दोनों का जो सम है वो x0 के इक्वल है। सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का जो मास है वो इक्वल है, m एंड m दोनों इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। यदि सेंटर ऑफ मास बीच में है तो x1 की वैल्यू जो है वो x2 के इक्वल होगी एंड दोनों की वैल्यू x0 बाई 2 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट पे है इनकी। सो एक कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाता है। x1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास सेकंड की कंसेप्ट है एस सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू यू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ ए सेंटर ऑफ मास इनटू टी स्क्वायर, यानी कि उस इंस्टेंट पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यू सेंटर ऑफ मास इनिशियली तो रेस्ट पे है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए सी एम की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, ये हमारे पास क्या है? एफ बाई 2m इंटू टी स्क्वेयर। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है हाफ इंटू एफ बाई 2m टी स्क्वेयर के इक्वल आ रहा है। ये हमारे पास किसका एक्सटेंशन आ गया? सॉरी डिस्प्लेसमेंट आ गया सेंटर ऑफ मास का। अब बात करते हैं कि लेफ्ट ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेफ्ट ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेफ्ट ब्लॉक। ये हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेफ्ट ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं बोल देता हूँ एक्स नेट। एक्स नेट हमारे पास कितना आ जाएगा? एक्स नेट हमारे पास आ जाएगा एक तो एक्स सेंटर ऑफ मास के कारण प्लस हमारे पास आ जाएगा x1 के कारण। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अंदर तो दोनों जो ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स के कारण जो सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा वो आ जाएगा। उसके अंदर किसका रोल भी होगा? जो लेफ्ट ब्लॉक है उसका भी रोल होगा। एंड x1 किसके कारण डिस्प्लेसमेंट है? ये ओरिजिनल जो ब्लॉक है हमारा लेफ्ट ब्लॉक, इसके कारण है, तो दोनों का सम हमारे पास x नेट को शो करेगा। x नेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? सॉरी xcm की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 1/2 इंटू एफ बाई 2m इंटू टी स्क्वेयर प्लस x1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है? x0 बाई 2। तो यहाँ से 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ, ये वैल्यू मेरे पास बचेगी f बाई 2m टी स्क्वेयर प्लस x0 के इक्वल। ये वैल्यू मेरे पास x नेट को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा लेफ्ट ब्लॉक का वो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एफ बाई 2m टी स्क्वेयर प्लस x0। अब बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है बी 1/2 एफ टी स्क्वायर बाई 2m प्लस x0, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।